Hey guys, this is Abhinu from NIT आंध्रा। तो चूंकि इसके दो पहले लेक्चर मैं लेके आ गया हूँ आपके साथ, तो ये तीसरा लेक्चर है, यानी कि उसके आगे वाले टॉपिक से। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं टॉपिक के ऊपर। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, वो इस चीज को आप डिटेल में आप पहले ही एनसीईआरटी में पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ मैं जो कुछ भी करूंगा वो सिर्फ आपको रिवाइज कराऊंगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर उनका कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे, और नेक्स्ट नियरेस्ट जो है वो देखेंगे, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट भी देखेंगे। तो सबसे खास बात क्या है, अपन सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल क्यूबिक की तरफ। जब हम सिंपल क्यूबिक की तरफ चलते हैं तो हमें देखना यह है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो है आपका 6। और ये जो आप ब्रैकेट में देख रहे हो ना, ए लिखा हुआ, वो दूरी है, इसकी डिस्टेंस है। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और दूरी उसकी कितनी है, ए है। जब उसके नेक्स्ट जाएंगे, उसके बाद जाएंगे, तो उसके बाद हमारे पास कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 12 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है और वो कितना दूरी पे है, तो a√2 डिस्टेंस पे है। अब ये a√2 डिस्टेंस कैसे आ रहा है, आप एनसीईआरटी में या कहीं से भी भली भांति अब तक डिटेल में पढ़ते आए होंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं आपको वंस और रिवीजन कराने के लिए तो यहाँ पे जो 12 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर का दूरी कितना है, a/√2 है। अब आते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो है वो 8 है, a/√3 डिस्टेंस पे। अब आते हैं बीसीसी के अंदर, यानी कि बॉडी सेंटर क्यूबिक। जो बॉडी सेंटर क्यूबिक है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और वो कितना की दूरी पे है, √3 a/2 के दूरी पे है। वहीं अगर हम चलते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट पे तो 6a की दूरी पे है। उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलते हैं तो 12 होता है और वो कितना दूरी पे है, a√2 की दूरी पे है। एफसीसी को आप जानते हैं फेस सेंटर क्यूबिक होता है, और अगर फेस सेंटर क्यूबिक है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, जो कितने की दूरी पे है, a/√2 की दूरी पे है। और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट नियरेस्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट नियरेस्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और दूरी कितना उसका, a है। अगर नेक्स्ट टू नेक्स्ट की बात करें तो 24 है, 24 कोऑर्डिनेशन नंबर, दूरी कितना है उसका, दूरी है √3/2a, √3/2a। ठीक है। अब हमारे पास आता है पैकिंग इन सॉलिड। खास बात देखना, यहाँ से जो अपना शुरू हो रहा है जो भी पार्ट, वो है अब न्यूमेरिकल में इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी जो भी आप सॉल्व करो सवाल, वहां पे पैकिंग इन सॉलिड्स का बहुत बड़ा रोल आने वाला है, क्योंकि सवाल के अंदर कुछ ऐसे ट्विस्ट आएंगे जहां पे आप इस चीज को विजुअलाइज कर पाएंगे, इस चीज को समझ पाएंगे, तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आते हैं पैकिंग इन सॉलिड की तरफ। पैकिंग इन सॉलिड सबसे पहला टॉपिक है हमारा 1D पैकिंग। 1D पैकिंग ध्यान देना, 1D वन डायमेंशनल पैकिंग, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। इस चीज को आप भली भांति जान समझ पा रहे होंगे कि अगर वन डायमेंशन में बात करें तो किसी भी चीज के अगल बगल जो होगा वो सिर्फ 2 ही चीज होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 2 हो गया। ठीक है। अब आते हैं 2D पैकिंग पे। इट मींस कि 2D डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल पैकिंग पे। अब सबसे मजेदार बात क्या है यहाँ पे कि 2 डायमेंशनल पैकिंग जो होता है वो 2 तरह का होता है। 2 तरह का, यानी ये 2 तरह का पार्ट जो है वो स्क्वायर लैटिस और हेक्सागोनल लैटिस। एक स्क्वायर लैटिस हो गया, एक हो गया हेक्सागोनल लैटिस। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और वो अपना है क्या, स्क्वायर लैटिस। ठीक है। तो जो इस स्क्वायर लैटिस है, यहाँ पे इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 4 स्फीयर बना रखे हैं और इन सबके सेंटर को जब मैंने मिलाया तो क्या बना, एक स्क्वायर बना। तो इस चीज को देखते हुए इसका नाम क्या है, स्क्वायर लैटिस बना। यानी जो लैटिस यहाँ बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना यार कि जो स्क्वायर लैटिस बन रहा है बीच में क्या है, एक वर्ड है। अब वर्ड के बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, मैंने एक छोटा सा व्यू दे दिया आपको। तो यहाँ पे स्क्वायर लैटिस के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 4 है। पहला पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है इसका। दूसरा पॉइंट कहता है कि ईच अ स्फीयर सराउंडेड बाय 4 वर्ड और वाइस वर्सा, यानी कि हर स्फीयर के चारों तरफ कितने वर्ड्स होंगे, हर स्फीयर के चारों तरफ 4 वर्ड्स होंगे, 4 वर्ड्स। और इस हर वर्ड की तरफ 4 स्फीयर होगा। ये बात कैसे कर दिया मैंने, क्योंकि वाइस वर्सा मैंने इस्तेमाल किया। सब वाइस वर्सा का मतलब होता है जैसा, मतलब इसके तरफ, यानी स्फीयर अगर सराउंडेड है 4 वर्ड से तो एक वर्ड भी 4 स्फीयर से सराउंडेड होगा। ये ऐसा यहाँ कहानी है। अब आते हैं पीएफ यानी पैकिंग फ्रैक्शन की तरफ। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल यूनिट सेल में बाय एरिया, यानी 2 डायमेंशनल यूनिट सेल में बाय एरिया पैकिंग फ्रैक्शन की हम बात करेंगे। बाय एरिया पैकिंग फ्रैक्शन निकालना होगा तो आपको बता दें निकालने का तरीका है एरिया ऑफ स्फीयर बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ये क्यूब होता है, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। नहीं, ये क्यूब नहीं, ए स्क्वायर होता है, सॉरी, ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ स्फीयर बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, और पैकिंग फ्रैक्शन निकल के कितना आ गया, π/4 आ गया। अगर मैं 3D यूनिट सेल की बात करूं तो 3D का मतलब होता है कि हम एरिया की बात नहीं करेंगे, 3D में किसकी, बाय वॉल्यूम की बात करेंगे। अगर बाय वॉल्यूम की बात करते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना है हमारा, पैकिंग फ्रैक्शन π/6 है। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन
पाई बाई 6 है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पहले तो निकालने का तरीका क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। यहां तक आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हेक्सागोनल लैटिस। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है हेक्सागोनल लैटिस मैं इसको क्या कह रहा हूं, इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको। यहां से ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, ये स्फीयर्स रखे, पहले 3 4 रखे, फिर 3 फिर 2, इन सब के सेंटर को मिलाया तो क्या बना, ध्यान से देखना, हेक्सागोन बन गया। यानी इस हेक्सागोन बनने के चक्कर में क्या हुआ कि इसका नाम बन गया हेक्सागोनल लैटिस। इसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अल्टरनेटिव रो ऑफ स्फीयर आर आइडेंटिकल, यानी कि यहाँ पे जो अल्टरनेटिव रो होगा स्फीयर का वो क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक एक गैप करके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रो स्फीयर का क्या हो रहा है, आइडेंटिकल हो रहा है। दूसरे पॉइंट, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं तो कहता है कि ईच स्फीयर इज सराउंडेड बाय 6 वॉइड। याद रखना कि हर स्फीयर के चारों तरफ कितने वॉइड्स होंगे, हर स्फीयर के चारों तरफ 6 वॉइड्स होंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि बट ईच वॉइड इज सराउंडेड बाय 3 स्फीयर, यानी यहाँ पे वाइस वर्सा नहीं है। तो खास बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर हर स्फीयर के चारों तरफ 6 वॉइड्स है तो एक वॉइड के चारों तरफ कितने स्फीयर है, 3 स्फीयर है। पैकिंग फ्रैक्शन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो पैकिंग फ्रैक्शन में भी हम दो चीजें बाहर पढ़ेंगे। सबसे पहले 2D पढ़ेंगे और फिर 3D पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल यूनिट सेल और 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। जो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है उसको बाय एरिया देखेंगे। अगर बाय एरिया देखते हैं तो पैकिंग फ्रैक्शन से कितना है, पाई बाय 2√3 है, पाई बाय 2√3। यानी याद रखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालना भी हम जानते हैं, लेकिन जहां पे हमें वैल्यू याद है और उस वैल्यू के से काम हो जा रहा है हमारा, तो फिर हम उसे निकालने क्यों जाएंगे, समय हमारे पास उतना होता नहीं है कि इस तरह के सवाल के लिए हम पूरा प्रोसेस करें। तो वहां पैकिंग फ्रैक्शन आपको 2D में आ जाएगा पाई बाय 2√3, और जो हमारा 3D यूनिट सेल, इसको 3 डायमेंशनल यूनिट सेल कहते हैं, बाय वॉल्यूम उसको निकालेंगे तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाता है पाई बाय 3√3। यानी सबसे बड़ी बात ये याद रखने वाली चीज ये है कि अगर हम 3D यानी 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की हम बात करते हैं तो वहां पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, हमारा पाई बाय 3√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट आएगा, यहाँ कुछ बहुत खास बातें बताने वाला हूं आपको। ये कहता है, जो आप पहला नोट देख रहे हो, ये नोट 1 जो आप देख रहे हो, इस पे सवाल जो है पूछा गया है, इस पे सवाल बाय एरिया पूछ लिया गया है। ये कहता है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ मैक्सिमम स्फीयर व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन एरिया। यानी अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि एक एरिया है, दिया हुआ है एरिया, उसमें कहा जाएगा कि उस एरिया में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फीयर्स हम रख सकते हैं, तो ये नोट उसी चीज को बता रहा है। तो उस स्टेज में जब इस तरह की बात आएगी कि कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम स्फीयर हम रख सकते हैं और जब एरिया की बात आएगी तो हम चलेंगे अपने हेक्सागोनल लैटिस के पास, क्योंकि हेक्सागोनल लैटिस ही हमारा एक ऑप्शन है जहां पे हम मैक्सिमम स्फीयर को रखने की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे खास बात ये है कि अगर सबसे देखिए हेक्सागोनल कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। एरिया की बात कर ले अगर हम, तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया √3/4 × 4 स्क्वायर कैसे होगा, यानी वहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना होगा तो उसका एरिया आ गया, ठीक है। उसके बाद में आपका 3 स्फीयर, यानी कितना रख सकता है वो एरिया 3 स्फीयर रख सकता है। इसके बाद दिए हुए एरिया, यानी हमारे क्वेश्चन में जो एरिया दिया होगा बराबर में कितना हो गया, 3 × गिवन एरिया बाय 6 × 3√3/4 × 4πr²। यानी कि अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने को आए तो आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि अगर जब एरिया की बात होती है मैक्सिमम कितने एरिया तक रख सकते हैं, तो मैक्सिमम एरिया तक रखने का बात जब भी आता है तो हम हेक्सागोनल लैटिस की तरफ हम मूव कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नोट की तरफ, यानी हमारा दूसरा नोट होगा, और अब तक इस पे सवाल पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। तो उस सवाल को देखते हुए हमारे पास जो हमने कंसेप्ट बना रखा है कि अगर हमसे पूछा जाए कि इफेक्टिव नंबर ऑफ मैक्सिमम स्फीयर व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन वैल्यू, यानी दिए हुए वैल्यू में हम मैक्सिमम स्फीयर कितना रख सकते हैं, अगर इस तरह का सवाल हमसे पूछ लिया जाए तो उस तरह का सवाल पूछने के लिए हम सीधा चलेंगे अपने एफसीसी के पास। यानी एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक वो एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे वॉल्यूम के क्षेत्र में मैक्सिमम स्फीयर को हम रख सकते हैं। तो ये जो एफसीसी है जहां मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन भी आता है, तो ध्यान रखना कि यूनिट ऑफ क्या होता है, यूनिट ऑफ जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो कितना होता है, a क्यूब होता है। जो कि हमने पहले ही कह दिया कि मैक्सिमम स्फीयर हम कितना रख सकते हैं और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हम सीधा एफसीसी के पास जाएंगे, क्योंकि एफसीसी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो हमको पता है कि a क्यूब होता है, यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है, और अगर a क्यूब यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है तो हम जानते हैं कि यहाँ पर a के जगह पे कितना रख दिए, 2√2r रख दिया और उसका होल क्यूब कर दिए, ये a क्यूब हो गया हमारा, और वहां पे हम रख सकते हैं कितना, 4 स्फीयर, क्योंकि एफसीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, यानी मैक्सिमम कितना स्फीयर रख सकते हैं, हम 4 रख सकते हैं वॉल्यूम के क्षेत्र में। यानी कि गिवन वॉल्यूम बराबर में कितना हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम हो जाएगा 4 बाय में कितना, 2√2r का होल क्यूब हो जाएगा इनटू गिवन जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करके
बताएं आपको कहां पे दिक्कत आ रही है, या मुझसे ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतना सा एफर्ट आपका हमको मोटिवेशन देगा और इस तरह से अपन क्या करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे और आपके लिए और वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि ये वन वे कन्वर्सेशन मजा नहीं देता है यार। तो जब दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है तो अच्छा लगता है। तो यार अपनी जो भी क्यूरीज हो कमेंट बताओ। एबी टाइप, ये जो एबी टाइप है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एबी टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। चलिए एबी टाइप हमने पढ़ लिया। उसके बाद आता है एबीसी टाइप। एबीसी टाइप, अब ये एबी टाइप क्या और एबीसी टाइप क्या है हमने डिटेल में पढ़ा है इस चीज को, मैं सिर्फ इसको रिवाइज करा रहा हूं। और ये क्या है, वन शॉट है, तो वन शॉट के अंदर हम डिटेल में ले सकते क्योंकि हमारे पास उतना समय है नहीं। तो एबीसी टाइप है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। नोट याद रखना कि कुछ ऐसे पैरामीटर हैं जो एफसीसी और एससीपी दोनों में सेम होते हैं। वो कौन कौन से पैरामीटर हैं जो एफसीसी और एससीपी दोनों में सेम हो रहा है, उसमें से आते हैं। सबसे पहला है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है एफसीसी का भी और एससीपी का भी। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपका एफसीसी और एससीपी दोनों में कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरी गलती हो गई थी, 4 मैंने बोल दिया, सॉरी उसके लिए। इसके बाद पैरिंग फ्रैक्शन जो आपका कितना हुआ इसमें 0.74, यानी एफसीसी का पैरिंग फ्रैक्शन भी 0.74 होता है और एससीपी का भी पैरिंग फ्रैक्शन कितना होता है, 0.74 ही होता है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर, दो कंसेक्यूटिव लेयर, अगर एक लेयर यहाँ पे है और दूसरा लेयर यहाँ पे है तो इस पहली बात कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, तो दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच का जो दूरी है वो कितना है, वो है आपका 2r into √2/√3। याद रखना यहाँ पे इस चीज को मैं रिलेट करूंगा, इस चीज को आगे चलकर रिलेट क्या करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि दो कंसेक्यूटिव लेयर का जो दूरी जो कितना है 2r√2/√3 है। व्हेन आइडेंटिकल, लेकिन एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है यहाँ पे, और वो कंडीशन है कि व्हेन आइडेंटिकल एटम आर टेकन इन एफसीसी एंड एससीपी, यानी आइडेंटिकल एटम और लिया जा रहा है एफसीसी और एससीपी में, तभी वो कंडीशन आ सकता है कि ये सारे कंडीशन फुलफिल कर पाएगा उस चीज को। इसके बाद एक चीज हम छोड़ दिए बीच में, वो ये था डेंसिटी। एफसीसी और एससीपी दोनों कंडीशन में डेंसिटी भी सेम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि वो तभी सेम हो सकता है जब दोनों में जो एटम लिया गया है एफसीसी और एससीपी दोनों में वो सेम होना चाहिए, तभी ये डेंसिटी सेम हो सकता है। तो आते हैं एससीपी प्रिज्म। ये जो एससीपी प्रिज्म है वो एडवांस के व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे सवाल पूछा जा चुका है पहले, तो उस हिसाब से मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया कि वो एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आते हैं एससीपी प्रिज्म में जेड की वैल्यू 6 है। जेड क्या होता है वो पहले आप पढ़ चुके हैं कि जेड क्या होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। तो जेड क्या है, 6 एससीपी प्रिज्म का। अब आते हैं हाइट ऑफ एससीपी प्रिज्म। एससीपी प्रिज्म का हाइट कितना होता है, वो होता है 4r√2/√3। मैंने कहा था आपको कि यहां से जब मैं वहां जाऊंगा तो एक चीज रिलेट कराऊंगा। जो हाइट ऑफ एससीपी प्रिज्म है वो क्या है, 4r√2/√3 है। तो याद रखना कि इसी का आधा जो है, इसका आधा वो हाइट होता है दो कंसेक्यूटिव लेयर का, यानी जो एससीपी प्रिज्म की जो हाइट है वो कितना है, 4r√2/√3 है। लेकिन उसी हाफ कर दोगे तो दो कंसेक्यूटिव लेयर के बीच का क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि यहां हमने पढ़ा 2r√2/√3। इसके बाद क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एससीपी प्रिज्म क्या होता है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं कि जो एससीपी प्रिज्म का वॉल्यूम है वो कितना होता है, 24√2r³ होता है। जो कि वॉल्यूम आ जाए और क्यूब ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इस चीज को ध्यान से देखना कि वॉल्यूम ऑफ एससीपी प्रिज्म जो है वो 24√2r³ है। और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है उस चीज को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एफसीसी और एससीपी इन दो चीजों में कुछ पैरामीटर सेम होते हैं, जिसमें पैकिंग फ्रैक्शन भी हमारा था। तो हम जानते हैं कि पैकिंग फ्रैक्शन जब हम पढ़ेंगे तो कुछ अलग नहीं आने वाला। और मैं एक बात आप देख रहे होंगे ध्यान से कि जब मैं डेसिमल वैल्यू लिख रहा हूं तो उसके एग्जैक्ट वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू ही लिख रहा हूं। उसके पीछे का रीजन ये है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू का यूज करके वो सवाल आसानी से बन जाता है, अगर आप वहां पर डेसिमल यूज करेंगे तो कैलकुलेशन में फंस के रह जाएंगे। और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आप फ्रैक्शनल यूज नहीं कर सकते, डेसिमल ही यूज करेंगे तो वो सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैं दोनों ही वैल्यू पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं। तो पैकिंग फ्रैक्शन में आपका π/3√2 हो गया, जिसको 0.74 अपन कह रहे हैं। अब ये एससीपी प्रिज्म भी हो चुका है। अब हम चलते हैं वर्ड्स की तरफ। मैंने कहा था कि वर्ड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे दो वर्ड्स अभी पढ़ लेते हैं और दो वर्ड्स बाद में पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ ये दो वर्ड्स ही पढ़ेंगे। तो इस दो वर्ड्स में से पहला वर्ड्स आता है ट्रायंगुलर वर्ड्स, और ट्रायंगुलर वर्ड्स जो है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोन का पार्ट है। तो इसमें जो r/r रेशियो कितना है, 0.155 है। याद रखना दोस्त, यहाँ पे सवाल, इस चीज पे सवाल आपसे पूछा जाएगा और काफी भर के सवाल पूछा जाता है इस टॉपिक पे। तो r/r इसका कितना हो गया, वो रेशियो कितना हो जाएगा, 0.155। अब ये स्मॉल r और कैपिटल r दो चीज है यहाँ पे। तो स्मॉल r क्या होता है, वो होता है रेडियस ऑफ वर्ड होता है। जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ वर्ड है, और जो कैपिटल r है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है।
तो यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने कहा कि स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, अगर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है, इसकी वैल्यू 0.155 है, इस स्मॉल आर को अपन क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ वर्ड्स कह रहे हैं, कैपिटल आर जिसको रेडियस ऑफ स्फीयर कह रहे हैं। इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि ये स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या है, आप इसको दिमाग में रखना कि स्मॉल आर जो है रेडियस ऑफ वर्ड्स होता है और कैपिटल रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स, जिसको टीवी के नाम से जाना जाता है, टीवी के नाम से बहुत फेमस है, तो आपको पूरा नाम नहीं दिया जाएगा, कभी कभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स नहीं टीवी भी दिया जाए तो आप समझ जाना कि टीवी का मतलब क्या होता है, और वो होता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो चलते हैं फॉर्म भाई, टेट्राहेड्रल वर्ड्स आपको देख के लग रहा